हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जेआईबी का जो हमारा सब्जेक्ट है आईई एंड आईएफएस के लेटेस्ट स्टाइल एमसीक्यूज, 2 मार्क्स क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज। तो जल्दी से जो है क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास कि द फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिप्रेशन फेज इन बिजनेस साइकिल इज और आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, बिजनेस साइकिल जो है हमारा जिसमें यहाँ पे 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ये जो बिजनेस साइकिल ऐसे वर्क करता है, ये होता है हमारे पास बूम कंडीशन, बूम फेज। देन ये आता है रिसेशन, ये जो आ रहा है रिसेशन, जब सब चीजें लो होना शुरू हो जाती है, रिसेशन फेज। ये होता है डिप्रेशन फेज। ठीक है, एंड ये होता है हमारे पास रिकवरी फेज। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है जो डिप्रेशन फेज है बिजनेस साइकिल का, उसकी स्टेटमेंट्स, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट हमें दे रखी है। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है रिगार्डिंग टू डिप्रेशन फेज। पहली बोली जा रहा है एग्रीगेट डिमांड फॉल्स फास्टर देन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से ज्यादा डिमांड जो है वो फॉल कर जाती है इस स्टेज पे, या फिर इस बोल सकते हो इस फेज पे। अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो जाता है रैपिडली एज एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू क्लोज। ठीक है, और देखो डिमांड फॉल कर रही है, उससे प्राइजेस जो है वो फॉल कर जाएंगे। सप्लाई ज्यादा है तो प्रोडक्शन कम कर दी जाएगी, प्रोडक्शन कम होएगी तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो रही है। फर्म रिजॉर्ट टू रिट्रेंचमेंट टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस करी जा रही है। इन्फ्लेशन राइज कहता है, नेक्स्ट है कि इन्फ्लेशन जो है वो शार्पली राइज कर जाती है ड्यूरिंग द डिप्रेशन फेज। ठीक है, अब हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट थी, कौन सी इनकरेक्ट थी। ऑप्शंस है हमारे पास, पहला ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, दूसरा है ट्रू 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 एंड फॉल्स, तीसरा है फॉल्स ट्रू 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 एंड चौथा है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जल्दी से। कहता है एग्रीगेट डिमांड फॉल करती है फास्टर देन द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द डिप्रेशन फेज। यस, तो ये यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। देखो क्यों, यहाँ पे क्या है, कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है वो थोड़ा सा डिप्रेशन फेज में क्या होता है कि उसको सेविंग करने की सोचता है कि ये सारी चीजें जो है वो बहुत लो हो गई हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, डिमांड कम होनी शुरू हो जाती है और बेसिकली ज्यादा फॉल कर जाती है प्रोडक्शन से भी। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट राइज रैपिडली। यस, अनएम्प्लॉयमेंट भी रैपिडली राइज कर जाती है क्योंकि यहाँ पे हमने बात करी ना, डिमांड कम हो गई है प्रोडक्शन से, तो प्रोडक्शन यहाँ पे प्राइस भी कम करना पड़ेगा ताकि डिमांड मीट करी जा सके, है ना। तो प्रोडक्शन को यहाँ पे कम करना पड़ेगा क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस कम करेंगे, उसके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट राइज करेगी, लोगों को यहाँ पे फायर करा जाएगा। ठीक है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे क्या कर रहा है, फर्म रिजॉर्ट द रिट्रेंचमेंट टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। यस, प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे कम करेंगे। ठीक है, कंपटीशन में बने रहने के लिए प्राइस को कम तो करना ही पड़ेगा, तो ये भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है स्टेटमेंट। अब कहता है इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन जो है रिमेन कंपैरेटिव या फिर लो हो जाती है, इंक्रीज नहीं होती। इन्फ्लेशन इंक्रीज कब होती है, देखो जब प्राइस राइज होता है। इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा राइज हो रहा है तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलेंगे, बट यहाँ तो हम बात करें प्राइस डिक्रीज होने की, तो इन्फ्लेशन इसमें राइज नहीं होती है। इवन कई बार क्या होता है, इन्फ्लेशन की बजाय वहां पे डिफ्लेशन होना शुरू हो जाता है, प्राइस ज्यादा ही डाउन चला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। तो अब इस एनालिसिस के बिहाफ पे कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है, ये जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड भी ट्रू, थर्ड भी ट्रू एंड फोर्थ जो है यहाँ पे फॉल्स है स्टेटमेंट। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कंट्रीज जीडीपी 16,800 दे रखा है हमें जीडीपी। फॉलोइंग डेटा अवेलेबल है, कहता है एक्सपोर्ट्स हमारे पास 3,000 के, इंपोर्ट्स है 2,500 के, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स है 4,500 करोड़ की, एंड इन्वेस्टमेंट्स हमें दे रखी है 5,000 करोड़ की, एंड पॉपुलेशन है 1.2 करोड़। लिटरेसी रेट बोल रखा है यहाँ पे 78% है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, ऑप्शंस क्या है हमारे पास, 6,200 करोड़, 7,200 करोड़, 6,800 करोड़ एंड 7,500 करोड़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करते हैं ना, तो फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, जीडीपी का फॉर्मूला रहता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस यहाँ पे सी प्लस आई प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इसमें हम करते हैं एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है जीडीपी कैलकुलेट करने का। बट अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, सी कैलकुलेट करना है, कंजम्पशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा सी का, सी इज इक्वल टू जीडीपी, जीडीपी माइनस
यहाँ पे आई हो जाएगा, माइनस इसमें जी हो जाएगा एंड यहाँ पे माइनस ही एक्स माइनस जो है वो हमारे पास हो जाएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। तो जल्दी से वैल्यूज पुट कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो जीडीपी कितनी दे रखी थी हमें, 16,800, 16,800 माइनस यहाँ पे हमें कितनी दे रखी है, इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है, दैट इज 5,000 की। ठीक है, तो 5,000 यहाँ पे हमें माइनस कर देना है एंड यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स कितनी है, 4,500 करोड़ की, 4,500 करोड़ से यहाँ पे माइनस कर देंगे एंड इसमें माइनस क्या करना था, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट कितने हैं यहाँ पे 3,000 के, तो 3,000 माइनस इम्पोर्ट्स हैं 2,500 के। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, आप भी क्या वैल्यू आने वाली है, यस जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। क्या वैल्यू आ रही है आपकी, यस ऑप्शन जो है यहाँ पे, गिव मी अ सेकंड, ऑप्शन यहाँ पे वैल्यू जो है वो आपकी आने वाली है, इसको सॉल्व करके दैट इज 6,800 करोड़ जो है इसकी वैल्यू आने वाली है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज 6,800 करोड़ जो है यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अब, what are the sub stages included under early stage financing in the venture capital funding। तो वेंचर कैपिटल कैपिटलिस्ट जब यहाँ पे फंडिंग देते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में, तो अर्ली स्टेज पे कौन सी स्टेजेस होती हैं फंडिंग के लिए, ठीक है, वो हमें यहाँ पे देखनी है। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग इन द वेंचर कैपिटल फंडिंग में पहला बोला जा रहा है सीड कैपिटल स्टेज होती है, फिर आती है स्टार्टअप स्टेज, फिर आती है सेकंड राउंड फाइनेंसिंग स्टेज, जहाँ फिर कहता है कि होता है प्रोटोटाइप स्टेज होती है, लॉन्च स्टेज होती है एंड आईपीओ स्टेज होती है, जहाँ फिर एंजल राउंड होता है, सीरीज ए सीरीज बी जो है फंडिंग होती है, जहाँ फिर यहाँ पे आर एंड डी स्टेज, कमर्शियल स्टेज एंड एग्जिट स्टेज जो है यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो हम फाइनेंसिंग की बात करें कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो फाइनेंस देते हैं अंडर अर्ली स्टेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें ध्यान से बना, अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग जो करी जाती है वेंचर कैपिटल द्वारा, उसमें कौन सी स्टेजेस यहाँ पे आती हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। कहते यहाँ पे दीज आर द ब्रॉड ऑपरेशनल फेज नॉट वीसी स्टेजेस। तो ये ऑपरेशनल फेसेस हैं, आर एन डी स्टेज आर एन डी करा जाता है, कमर्शियल स्टेज जो होती है, एग्जिट स्टेज जो है ऑपरेशनल फेसेस हैं, ये फाइनेंसिंग फेसेस नहीं है यहाँ पे। दूसरा हम अगर बात करें, दीज आर द फंडिंग राउंड्स, ये फंडिंग राउंड्स है कि एंजल इन्वेस्टर्स का कितना फंड कर रहे हैं, यहाँ पे सीरीज ए पे फंडिंग करी जाती है, सीरीज बी, तो अर्ली स्टेज पे ये चीजें यहाँ पे ये इसकी कैटेगरीज नहीं है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब कहता है दीज जनरल फेसेस, प्रोटोटाइप स्टेज जो है, लॉन्च स्टेज जो है, ये आईपीओ स्टेज जो है, ये जर्नल फेसेस होते हैं स्टार्टअप के। ठीक है, तो ये बीसी के सब स्टेजेस यहाँ पे नहीं है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे कहता है दीज आर द डिफाइंड सब स्टेजेस अंडर द अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग, जिसमें सबसे पहला था सीड कैपिटल स्टेज। ये कौन सी स्टेज होती है, आइडिया स्टेज, जहाँ पे जो स्टार्टअप कंपनीज है उनके पास आइडिया है बट उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको पैसा चाहिए, तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट जब उस स्टेज पे पैसा दे रहे हैं उसको सीड कैपिटल स्टेज कहते हैं और फंडिंग कहा जाता है। फिर आता है स्टार्टअप स्टेज। स्टार्टअप स्टेज क्या है, अब वो अपने प्रोडक्ट को कमर्शियल करने के लिए रेडी है, ठीक है, उस स्टेज पे जो उनको पैसा चाहिए। फिर आता है सेकंड राउंड फंडिंग, अब वो अपना उन्होंने कमर्शियल कर चुके हैं वो अपने उसको प्रोडक्ट्स को, अब वो स्केल अप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तब सेकंड राउंड फाइनेंसिंग जो है यहाँ पे करी जाती है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है, यस ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। होप आपको कॉन्सेप्ट भी जो है यहाँ पे क्लियर हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब हमें कंसीडर करो कहते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को रिगार्डिंग आरबीआई एज द इश्यूअर ऑफ करेंसी। आरबीआई एज ए इश्यूअर ऑफ करेंसी है, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, पहला बोला जाए आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग नोट्स इन इंडिया। आरबीआई ही एक ऐसी सोल अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे नोट इशू करने के लिए इंडिया में। दूसरा बोला जा रहा है आरबीआई कैन इशू नोट्स अप टू द वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000। ठीक है, नोट्स जो है वो 10,000 रुपी के यहाँ पे इशू कर सकते हैं ये। तीसरा बोला जा रहा है आरबीआई इंश्योर एन एडुकेट सप्लाई ऑफ कॉइन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर जो जिसके पास ये अथॉरिटी रहती है कॉइन्स को
यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं वो, ठीक है? तो आरबीआई इंश्योर करता है कि एडुकेट सप्लाई क्या होनी है कॉइन्स की, जो यहाँ पे प्रोड्यूस करा जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। RBI is responsible for upgrading the security feature of banknotes as an anti counterfeiting measure। ठीक है, तो जहाँ जो फेक करेंसी है, जो फेक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, उनको काउंटर करने के लिए यहाँ पे जो है एंटी काउंटरफीट्स जो है स्टार्ट करा जाता है। बैंक नोट्स जो है वो फीचर करे गए हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, उसके लिए भी आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है, राइट? देन हम बात करेंगे ऑप्शंस की। तो ऑप्शन क्या है पहला, जिसमें बोला जा रहा है 1 एंड 2 आर करेक्ट हैं, 3 एंड 4 जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पे 1 2 3 आर जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स है, 4 स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। या फिर तीसरा ऑप्शन जिसमें 1 3 एंड 4 आर करेक्ट ऑप्शंस हैं, सेकंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। या फिर 2 एंड 4 आर करेक्ट हैं, 1 एंड 3 आर इनकरेक्ट हैं। एक्सप्लेनेशन देख लें एक बार। कहता है आरबीआई इज सोल अथॉरिटी, तो ये तो हम सबको पता है, यस आरबीआई जो है एक सोल अथॉरिटी है जो इशू करती है यहाँ पे नोट्स इन इंडिया में। दूसरा कहता है आरबीआई कैन इशू नोट्स ऑन ए स्पेसिफिक डेमोनेशन, तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है 10,000 तक के नोट्स जो है वो इशू करती है, तो ये चीज पहले थी, ठीक है? इंडिपेंडेंस के पहले 1946 में तक जो है यहाँ पे 10,000 रुपीज का जो है वो नोट इशू किया जाता था, बट अब ये नहीं किया जाता है, ठीक है? तो अब जो हाईएस्ट करेंसी जो यहाँ पे जिसका नोट इश्यू करा जा रहा था वो 2000 थी, ठीक है? अब वो भी यहाँ पे बंद कर दिया गया है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गई है? रॉन्ग हो गई है कि यहाँ पे बोला जा रहा है 10,000 का नोट जो है वो यहाँ पे इश्यू करा जाता है आरबीआई द्वारा। तो ये करा जाता था हिस्ट्री में, अब यहाँ पे नहीं करा जाता है, ठीक है? फिर दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे कि आरबीआई इंश्योर्स एन एडुकेट सप्लाई ऑफ कॉइन्स। यस, कि जो एडुकेट सप्लाई ऑफ कॉइन्स क्या होनी चाहिए यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है वो भी आरबीआई देखता है, तो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। कहता है आरबीआई यहाँ पे इनिशिएट, यस, जो भी बैंक नोट्स एज एन एंटी काउंटरफीटिंग मेजर लिए जा रहे हैं वो भी आरबीआई ही यहाँ पे लेता है, राइट? होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लग रहा है इस एनालिसिस के बिहाफ पे? यस, क्या रहेगा इसका आंसर? यस, ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज 1 3 एंड 4 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है? ओके, तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूं। कितना फॉर सीआईबी एंड जेआईबी, ठीक है? या फिर बैंक प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल, स्टडी कंटेंट यहाँ पे चाहिए, तो आपको बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस पे स्टडी मटेरियल जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। एंड एक और बात बता दूं, यहाँ पे लास्ट 30 इयर्स में मोर देन 10 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने इस कोर्स का बेनिफिट लिया है। अगर आप भी अपने एग्जाम को क्लियर करने की पॉसिबिलिटी को यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप भी इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को इस कोर्स के बारे में बता सकते हैं। और इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या? रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स रहेंगे, पीडीएफ क्वेश्चन बैंक्स रहेंगे, ठीक है? केस स्टडीज जो है, केस स्टडी वीडियोस जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस जो है यहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक है? ये पूरा का पूरा कोर्स आपको अवेलेबल कहाँ पे होगा? ये अवेलेबल होगा www.nsurschooolofbanking.com पे। जो भी कोर्स यहाँ पे आपको चाहिए, चाहे सीआईबी है, चाहे जेआईबी है, चाहे बैंक प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड कोई कोर्स है, वो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। एक बार फिर से आपको बता दूं कि लास्ट 30 इयर्स में मोर देन 10 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट इस कोर्स का बेनिफिट ले चुके हैं। अगर आप भी इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं, तो इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी इस कोर्स के बारे में बता सकते हैं, ठीक है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? कहता है वेंचर कैपिटल फंड रिसीव्स कमिटमेंट फॉर 8 इन्वेस्टर्स, ईच contributes 75 lakhs. Does the fund meet SEBI's minimum commitment requirement before starting operation? ठीक है, तो वो हमें मिनिमम कमिटमेंट वो मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन है पहला, यस टोटल कमिटमेंट इज रुपीज 4.5 करोड़, नो टोटल कमिटमेंट इज रुपीज 5 करोड़, यस टोटल कमिटमेंट इज 6 करोड़, नो टोटल कमिटमेंट इज 3 करोड़, ठीक है? अब हमें यहाँ पे बोला क्या गया है कि कमिटमेंट कितने से आ रही है? 8 इन्वेस्टर से आ रही है, और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ईच 75 लाख रुपया। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी? टोटल कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो कितनी हो जा रही है? 8 मल्टीप्लाई बाय 75 लाख, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 600 lakhs, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? 6 करोड़, ठीक है? 6 करोड़ बोल सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो है ना, सेबी की रिक्वायरमेंट जो मेंटेन करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिनिमम कमिटमेंट कितनी होती है?
5 करोड़ की, ठीक है? तो 5 करोड़ की मिनिमम यहाँ पे कमिटमेंट रिक्वायर्ड होती है, बट यहाँ पे हम कितना हो रहा है 6 करोड़ व्हिच इज़ मोर देन 5 करोड़। तो इसका मतलब क्या हो गया? येस द टोटल कमिटमेंट इज़ यहाँ पे क्या है 6 करोड़ है, जो कि 5 से ज़्यादा है, ठीक है? रिक्वायर जो हमारी एक मिनिमम कमिटमेंट रिक्वायर्ड है, वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है, ठीक है? होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा यस टोटल कमिटमेंट इज़ रुपीज़ 6 करोड़ जो है यहाँ पे आ रही है। ओके, तो अगले क्वेश्चन की सॉरी, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट आर सम की एग्रीमेंट्स साइन्ड अंडर द डब्ल्यूटीओ दैट इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी? कहता है कुछ जो एग्रीमेंट साइन करे गए हैं अंडर द डब्ल्यूटीओ, ठीक है, जो इम्पैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी को, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, क्या एग्रीमेंट्स हैं यहाँ पे, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला बोल रहा है कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल है एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, या फिर एग्रीमेंट विच एड्रेस टैरिफ्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एग्रीमेंट्स एंड ट्रेड मेजर्स, जिसमें आ रहा है इंक्लूड कर रहा है ट्रिम्स, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिप्स जिसे बोला जाता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी राइट्स, एंड एओए एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एसपीएम सैनिटरी एंड यहाँ पे फिटोसैनिटरी मेजर्स, ठीक है, फिटोसैनिटरी मेजर्स एंड एमएफए जो है मल्टी फाइबर अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट यहाँ पे करे गए हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को, या फिर एग्रीमेंट ऑन रीजनल ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड एग्रीकल्चर है, या फिर यहाँ पे एग्रीमेंट ऑन बायलैटरल ट्रेड है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है एंड टैरिफ्स है। यस, क्या रहेगा इसका आंसर? तो एक बार एक्सप्लेनेशन देख ले। कहता बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट आर नॉट प्राइमरी फोकस, तो ये यहाँ पे प्राइमरी फोकस है ही नहीं डब्ल्यूटीओ का, जो इम्पैक्ट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी को। फिर कहता है डब्ल्यूटीओ प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड नॉट रीजनल एग्रीमेंट, तो मल्टीलेटरल ट्रेड तो ये यहाँ पे प्रमोट करता है, बट रीजनल ट्रेड्स यहाँ पे प्रमोट नहीं करे जाते हैं, तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया यहाँ पे। कहते हैं ट्रिम्स, ट्रिप्स, एओए, एसपीएम, एमएफए आर द की एग्रीमेंट जो इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट लग रहा है। ए देख लेते हैं। कहता है व्हाइल एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल आर द पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट, दिस ऑप्शन डज नॉट कवर ऑल द की एग्रीमेंट्स। यहाँ पे सारे के सारे की एग्रीमेंट्स कवर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 जो मेन यहाँ पे की एग्रीमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी ऑप्शन में यहाँ पे कवर हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई ए ऑप्शन भी यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि कुछ यहाँ पे कवर हो रहे हैं, कुछ यहाँ पे हमने देखा कि सी में कवर हो रहे थे, ठीक है? बट लेकिन सारे के सारे एग्रीमेंट्स जो है वो बी ऑप्शन में कवर हो रहे हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा, राइट? होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे अब? कहता है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसीडर करो जो कि दे रखी हैं रिगार्डिंग टू एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, से इंडिया के रिगार्डिंग जो हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, बताना है ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये उसकी एस्टैब्लिशमेंट और ऑब्जेक्टिव्स को लेके दे रखी हैं स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? आईआरडीएआई जो है वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज एन ऑटोनोमस बॉडी इन अप्रैल 2000। ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी अप्रैल 2000 में, टू रेगुलेट द एंड डेवलप इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इन इंडिया। इंडिया में जो इंश्योरेंस बिजनेस है या री इंश्योरेंस बिजनेस है उसको यहाँ पे डेवलप किया जा सके, उसके लिए इसको स्टैब्लिश करा गया था। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि आईआरडीए एक्ट जो है वो 1999 में बनाया गया, was enacted to protect, जिसमें क्या है पॉलिसी होल्डर्स एंड प्रमोट, पॉलिसी होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया एंड प्रमोट करा गया ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। फिर यहाँ पे बोला जा रहा आईआरडीएआई जो है वाज टास्क्ड विद बोथ रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल रोल, तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है एंड डेवलपमेंट रूल्स भी यहाँ पे फुलफिल कर रही है, ठीक है। चौथा बोला जा रहा है कि आरआईडीएआई जो है वो एस्टैब्लिश करा गया था अमेंडमेंटेशन करने के लिए कंपनीज एक्ट 1956 में एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। तो अब हम बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। ऑप्शन है पहला 1 and 2 आर करेक्ट, 3 and 4 इनकरेक्ट, 1 2 3 आर करेक्ट, 4 इज इनकरेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, 1 and 4 इनकरेक्ट, ऑल 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार।
ओके, तो कह रहा है आईआरडीए वाज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इन अप्रैल 2000 टू रेगुलेट। यस, तो ये आईआरडीएआई जो है वो 2000 में ही यहाँ पे बनी थी, कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी और इसका काम रेगुलेट करना एंड डेवलप करना दोनों ही है यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है आईआरडीए एक्ट जो है, ठीक है? ये जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो यहाँ पे बनाई गई है कि इंस्टीट्यूट यहाँ पे, तो ये 2000 में बनी थी। जो एक्ट है वो 1999 में ही जो बनाया गया था, जिसका एम था प्रोटेक्ट करना पॉलिसी होल्डर एंड प्रमोट ऑर्डरली ग्रोथ को। तो ये भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है स्टेटमेंट। फिर यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है कि आईडीआई परफॉर्म बोथ रेगुलेटरी, यहाँ ही बता दिया था कि रेगुलेट भी करता है डेवलप भी करता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई, करेक्ट हो गई। अब फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। वो क्यों इनकरेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आईआरडीएआई जो है वो स्टैब्लिश करा गया था, वो कंपनीज एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड करने के लिए नहीं बनाया गया था। वो बल्कि यहाँ पे बनाया गया था किसको अमेंड करने के लिए, इंश्योरेंस एक्ट जो यहाँ पे था, एलआईसी एक्ट था, यहाँ पे गवर्नमेंट इशू ऑफ बैंक नोट अमेंडमेंट एक्ट था। इनको इनमें अमेंडमेंटेशन करने के लिए ये एक्ट जो है वो बनाया गया था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। तो इस एनालिसिस के बिहाफ पे जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या रहने वाला है। यस, यस, ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, 1 2 3 आर करेक्ट है, 4 जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, राइट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूं कि जेआईबी का जो सब्जेक्ट है हमारे, चारों के चारों सब्जेक्ट, उनके मॉक टेस्ट जो है वो आपको अवेलेबल होंगे यहाँ पे, ठीक है? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इनको रियल टाइम आप प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है? उसके लिए आपको आना पड़ेगा www.jibcibonline.com के ऊपर, ठीक है? तो इसमें आपको जो है चारों के चारों सब्जेक्ट्स के बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, वो भी आप रियल टाइम प्रैक्टिस कर पाओगे, जिससे आप टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे एंड यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनको अटेंड यहाँ पे कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट? उसके लिए आपको www.jibcibonline.com पे आना पड़ेगा। तो जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास यहाँ पे, कहता इफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी जो है हमारे पास दे रखा है 22,000 करोड़, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें दे रखे हैं 2500 करोड़, डेप्रिसिएशन इज 1000 करोड़ एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है वो 500 करोड़ दे रखी है एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 7% है। व्हाट इज एनएनपी एट एफसी। देखो, जब भी एनएनपी या फिर जीडीपी जो भी है, बेसिकली जब हमें एमपी को कन्वर्ट करना होता है किसमें, एफसी में, तब हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं, ठीक है? तो सिंपल सी कहानी है यहाँ पे कि एनएनपी एट एमपी दे रखा है, उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो एनएनपी एट एफसी आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन गिवन है हमारे पास। पहले तो 19,500 करोड़, 20,500 करोड़, 18,000, 21,000 करोड़, ठीक है? तो जल्दी से हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू रहने वाली है। एनएनपी एट एफसी हमें कैलकुलेट करना है, एफसी, ठीक है? तो यहाँ पे अब हमें क्या देखना है, एनएनपी एट एमपी दे रखा है, ठीक है? तो हमने क्या बोला कि एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 22,000 में जब हम जो है माइनस कर देंगे 2,500, ठीक है? 2,500 करोड़ से यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 19,500 करोड़ जो है यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आने वाली है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लग रहा है आपको? यस, ऑप्शन जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमें करेक्ट ऑप्शन लग, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ पे एक और चीज देख लेंगे। देखो, हमने बात करी ना एफसी को, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं। देखो, अगर यहीं पे हमें डी दे रखा होता है, एनडीपी दे रखा होता, तो हमें उसे एनएनपी में कन्वर्ट करना होता, तो हम क्या करते हैं, इसमें से क्या माइनस कर देते, एनडीपी में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देते, तो डी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एन में। तो अगर हमें यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन दे रखी है या फिर ग्रॉस नेशनल यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखा है और उसे हमें कन्वर्ट करना है नेट नेशनल में, नेट नेशनल प्रोडक्शन में, तो जी को एन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करी जाती है। जी एनपी में से हम क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन फिर जो है वो माइनस कर देंगे। होप आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि डी को एन में कन्वर्ट
कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करेंगे, जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है यहाँ पे माइनस करते हैं। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमने यहाँ पे बात करी थी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, what is excluded from currency in circulation to calculate currency with the public? करेंसी पब्लिक के पास कितनी है, ये चीज जानने के लिए हमें क्या एक्सक्लूड यहाँ पे करना पड़ेगा करेंसी इन सर्कुलेशन में से? डिमांड डिपॉजिट्स, कैश हेल्ड बाय बैंक, सेविंग डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। कहता है डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट एक्सक्लूड फ्रॉम द करेंसी इन द सर्कुलेशन टू कैलकुलेट करेंसी विद द पब्लिक। तो ये तो यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग होगी स्टेटमेंट। विद द करेंसी विद द पब्लिक एक्सक्लूड कैश हेल्ड बाय बैंक। तो कैश जो बैंक के पास पड़ा होता है वो हम यहाँ पे माइनस करते हैं करेंसी विद द पब्लिक में से, पब्लिक कैलकुलेट करने के लिए करेंसी इन सर्कुलेशन में से। ठीक है, करेंसी इन सर्कुलेशन में से जो भी बैंक के पास करेंसी पड़ी है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा। देखो सिंपल सी बात है कि आरबीआई ने सर्कुलेशन में कितनी मनी लाई है और कितनी मनी बैंक के पास पड़ी है। ठीक है, वो माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना पब्लिक के पास कितनी पैसा है, मनी कितनी है पब्लिक के पास, वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। सेविंग डिपॉजिट यहाँ पे जो है वो भी यहाँ पे नॉट एक्सक्लूड करा जाता है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। टाइम डिपॉजिट्स भी यहाँ पे जो है वो नहीं रहेगा। कैश हेल्ड बाय बैंक्स जो होगा वो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। राइट, तो ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, मैच द बिजनेस फेजेस ऑफ ए बिजनेस साइकिल इन ग्रुप ए विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फीचर इन ग्रुप बी। ग्रुप ए में हमें दे रखा है बूम फेज, रिसेशन फेज, डिप्रेशन फेज, रिकवरी फेज। ठीक है, बिजनेस साइकिल के जो चारों साइकिल्स होते हैं वो हमें दे रखे हैं। अब ग्रुप बी में हमें जो है उनके डिस्क्रिप्शन या उनके फीचर यहाँ पे दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि किस फेज का क्या फीचर जो है यहाँ पे रहता है। पहला है यहाँ पे बैंकर्स इंसिस्ट ऑन रीपेमेंट। दूसरा है फिक्स्ड इनकम ग्रुप स्ट्रगल्स विद द राइजिंग प्राइसेस। तीसरा है इंक्रीज्ड इनकम लीड्स टू हायर डिमांड। ठीक है, चौथा बोला जा रहा है मैन्युफैक्चरर रिड्यूस प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे रिड्यूस कर दी जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। कहते हैं ऑप्शन है, पहला A1 B2 C3 D4, दूसरा है A4 B3 C2 D1, तीसरा है A3 B4 C1 D2 एंड चौथा है A2 B1 C4 D3। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लें एक बार। एक्सप्लेनेशन में ड्यूरिंग द बूम फेज, देखो बूम फेज में क्या होता है ना कि सारी चीजें हाई हो जाती हैं, तो जिनकी इनकम तो इसके साथ फ्लक्चुएशन जो भी यहाँ पे चेंजेस आए हैं उनके साथ हाई हुई हैं, वो तो कॉप कर जाएंगे उस चीजों के साथ। बट जो फिक्स्ड ग्रुप सैलरी, जो जिनकी फिक्स सैलरी यहाँ पे आती है, फिक्स्ड इनकम ग्रुप के लोग हैं, वो स्ट्रगल कर जाते हैं क्योंकि राइज हो रहा प्राइस में बट उनकी इनकम में उतना राइज नहीं हुआ है यहाँ पे। तो ये किससे मैच कर जाएगा यहाँ पे, जो है ये बी यहाँ पे, सॉरी ए जो है यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, बूम फेस के साथ ये मैच कर जाएगा। दूसरा क्या कहता है, इन रिसेशन फेस बैंकर इंसिस्ट ऑन रीपेमेंट। ठीक है, कॉजिंग लिक्विडिटी स्ट्रेस, जिसकी वजह से लिक्विडिटी स्ट्रेस हो जाता है यहाँ पे। तो रिसेशन फेज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मैच कर जाएगा यहाँ पे रीपेमेंट के साथ। अब आता है डिप्रेशन फेज। तो डिप्रेशन फेज में क्या होता है, मैन्युफैक्चर जो है वो रिड्यूस कर देते हैं प्रोडक्शन, क्योंकि डिमांड इतनी फॉल हो चुकी होती है। अब वो जो उनकी प्रोडक्शन है उससे वो यहाँ पे इनकम नहीं अर्न कर पा रहे हैं, प्राइसेस भी बहुत रिड्यूस हो गए हैं, तो उनको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी वो रिड्यूस करना कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये सी से मैच हो जाएगा। अब कहता है रिकवरी फेज क्या है, फिर से चीजें हाई होना शुरू हो रही हैं, रिकवर हो रही हैं चीजें। ठीक है, तो इंक्रीज इनकम लीड टू हायर डिमांड। अब इनकम इंक्रीज हो रही है, डिमांड भी धीरे धीरे यहाँ पे हायर होना शुरू हो जाएगी, तो ये रिकवरी फेज यहाँ पे हो जाएगा। राइट, तो कौन सा ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है यहाँ पे, तो आपने देख लिया यहाँ पे इंक्रीज इनकम लीड टू हायर डिमांड, बूस्टिंग यहाँ पे कर रहा है प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट को। ओके, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है, यस जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, ऑप्शन डी जो यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है, A2 B1 C4 D3। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, अब कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रीट के बेनिफिट्स हमें दे रखे हैं, बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है रीट के बेनिफिट्स को लेके। पहला कहता है रीट स्पॉन्सर्स आर एलिजिबल फॉर कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन। जो रीट के स्पॉन्सर्स होते हैं उनको कैपिटल गेन जो है उसमें टैक्स एग्जम्पशन मिलती है।
दूसरा, रीट इज एंटाइटल्ड इन्वेस्टर टू फिजिकल ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, कि रीट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनको फिजिकल ओनरशिप दे देते हैं प्रॉपर्टी की। ती- तीसरा बोला जा रहा है, रीट्स अलाउ इन्वेस्टर टू बेनिफिट फ्रॉम टैक्स एग्जम्पशन डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम जो है उसमें भी टैक्स एग्जम्प्टेड होता है, ठीक है। देन कहते हैं नॉन जो रेजिडेंट रीट है, यूनिट नॉन रेजिडेंट रीट यूनिट होल्डर जो होते हैं आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द विद होल्डिंग टैक्स, वो एग्जम्प्ट होते हैं विद होल्डिंग टैक्स से, ठीक है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। 1 एंड 3 आर ट्रू है, कहता है 2 एंड 4 आर फॉल्स हैं, एंड 2 एंड 4 आर ट्रू हैं, 1 एंड 3 आर फॉल्स हैं, 1 एंड 2 आर ट्रू हैं, 3 एंड 4 आर फॉल्स हैं, या फिर 1 एंड 3 आर ट्रू हैं, 2 एंड 4 आर फॉल्स हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। स्पॉन्सर इंजॉय रिलैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन टैक्स, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है कि रीट के जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं कैपिटल गेन टैक्स में एग्जम्पशन के लिए। तो ये तो करेक्ट है। यहाँ पे कहते हैं सेकंड स्टेटमेंट की थी, इज इन्वेस्टर्स ओन यूनिट नॉट एक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये क्या होता है, रीट में फिजिकल प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं दी जाती है, सिर्फ उनको डिविडेंड दिया जाता है। जो भी इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं रीट में, उनको यहाँ पे यूनिट्स दे दी जाती है, कितनी यूनिट्स आपको रीट की दे दी गई है, उस पे डिविडेंड जो है वो आपको दिया जाता है, इन्वेस्टर्स को दिया जाता है, ना कि ओनरशिप ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। कहता है एन इन्वेस्टर बेनिफिट फॉर टैक्स एग्जम्पशन डिविडेंड इनकम, यस उनको टैक्स एग्जम्पशन यहाँ पे मिलती है, ठीक है। बेनिफिट मिलता है फ्रॉम द टैक्स एग्जम्पशन डिविडेंड इनकम पे जो इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, तो ये करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है, अ 5% विद होल्ड टैक्स अप्लाइज टू नॉन रेजिडेंशियल यूनिट होल्डर, तो 5% तक का ही यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, नॉन रेजिडेंटल रीट के लिए। तो यहाँ पे ये रॉन्ग होगी, क्योंकि यार एग्जम्प्टेड बोल रहा है पूरा का पूरा, वो चीज यहाँ पे नहीं होती है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इस एनालिसिस के बिहाफ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, यस ऑप्शन डी जो यहाँ पे करेक्ट है, 1 एंड 3 आर करेक्ट हैं, एंड 2 एंड 4 आर इनकरेक्ट है, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अब यहाँ पे, कहता है इन अ कंपल्सरी बुक बिल्ड इशू, इफ द नेट ऑफर टू द पब्लिक इज 200 crores, what is the minimum amount that must be allocated to qualified institutional buyer। तो अब यहाँ पे बेसिकली जो है मिनिमम अमाउंट क्या रहती है कि 75% ऑफ द जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, एलोकेट कर सकते हो टू क्यू आई बीस को। तो 200 करोड़ के 75 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 75% क्या हो जाएगा, ये जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए। यस क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, दैट इज 150 करोड़ की, राइट। तो होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ऑप्शन जो है यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज 150 करोड़। 200 करोड़ की यहाँ पे नेट ऑफर थी, ठीक है। अब हमें 75% उसका जो है वो यहाँ पे देना है, लोकेट करना है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, तो वो 150 करोड़ यहाँ पे आ रही है वैल्यू, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी